जब हम सेहत के लिए खतरों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सिगरेट या प्रदूषण। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली खतरा हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो, उन्हीं मसालों में जो हमारे खाने को इतना स्वादिष्ट बनाते हैं। और देखिए, ये कोई कोरा काल्पनिक सवाल नहीं है। हाल ही में दुनिया भर में कुछ ऐसा हुआ है जिसने हमारे किचन के सबसे भरोसेमंद साथी, जी हाँ, हमारे मसालों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत सुलझाते हैं। हम शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बैन से, फिर देखेंगे कि ये समस्या असल में कितनी गहरी है, उस केमिकल को समझेंगे जो इस सारे विवाद की जड़ है, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि हम और आप एक ग्राहक के तौर पर क्या कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत हुई एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी से जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के विशाल मसाला उद्योग की तरफ खींच लिया। बात है 5 अप्रैल 2024 की। हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर से एक चौंकाने वाली खबर आई। भारत के 2 सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रांड्स MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक खतरनाक केमिकल पाया गया। और ये तो बस एक चिंगारी थी। देखते ही देखते सिंगापुर, मालदीव और दुनिया के कई और देश भी हरकत में आ गए और उन्होंने अपनी अपनी जांच शुरू कर दी। पर ये कहानी सिर्फ मसालों की नहीं है। जब और गहरी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये समस्या तो कहीं ज्यादा बड़ी और पुरानी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 527। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पिछले सिर्फ 4 सालों में यूरोपियन यूनियन ने 527 बार भारतीय उत्पादों को खतरनाक केमिकल एथिलीन ऑक्साइड के कारण अपने बॉर्डर से लौटा दिया। सोचिए, 1-2 बार की गलती नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा करता है। और जैसा मैंने कहा, ये मसला सिर्फ मसालों तक ही सीमित नहीं है। जांच में ये खतरनाक केमिकल नट्स, सीड्स, जड़ी बूटियों से लेकर आप यकीन नहीं करेंगे आइसक्रीम जैसी चीज़ों में भी मिला है। अच्छा, अब अमेरिका के डेटा पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका भेजे गए MDH के लगभग 1/3 मतलब 31% शिपमेंट्स को साल्मोनेला नाम के एक खतरनाक बैक्टीरिया की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। और चिंता की बात यह है कि ये रिजेक्शन रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। ये सिर्फ एक केमिकल की कहानी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय फूड प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड के अलावा सैल्मोनेला, कीटनाशक और यहाँ तक कि लेड और मरकरी जैसी जहरीली भारी धातुएं भी पाई गई हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये एथिलीन ऑक्साइड यानी ETO है क्या, जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, एथिलीन ऑक्साइड या ETO असल में एक कीटाणुनाशक गैस है। इसका काम है मसालों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उन्हें साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया से बचाना। अब काम तो ये अच्छा करती है, लेकिन असली दिक्कत इसके इस्तेमाल के तरीके में है। ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है। पहला, प्री कंडीशनिंग यानी तैयारी। दूसरा, स्टेरिलाइजेशन, जहां ETO गैस का इस्तेमाल होता है। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, एरेशन। इसका मतलब है प्रोडक्ट में से इस गैस को पूरी तरह से बाहर निकालना। और सोर्स के मुताबिक सारी गड़बड़ इसी आखिरी स्टेप में होती है। अगर ये ठीक से न हो तो ETO के अंश खाने में ही रह जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ETO को ग्रुप 1 कार्सिनोजन मानती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये इंसानों में कैंसर पैदा करने की क्षमता रखता है। मतलब इसे तंबाकू के धुएं और एस्बेस्टॉस जैसी खतरनाक चीजों की लिस्ट में रखा गया है। अब मजे की बात यह है कि इस केमिकल को लेकर दुनिया भर के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन है, जहां इसकी लिमिट सिर्फ 0.1 मिलीग्राम प्रति किलो है, और दूसरी तरफ सिंगापुर है, जहां ये लिमिट 50 मिलीग्राम है, मतलब पूरे 500 गुना ज्यादा। और नियमों का यही बड़ा अंतर इस समस्या को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो जब पूरी दुनिया में भारतीय प्रोडक्ट्स पर इतने सवाल उठ रहे हैं, तो भारत की अपनी रेगुलेटरी संस्थाएं क्या कर रही हैं? चलिए अब बात करते हैं जवाबदेही की। जब एवरेस्ट से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि उन्हें तो भारत के स्पाइस बोर्ड से सारी जरूरी मंजूरियां मिली हुई थीं। अब ये बयान सीधा सीधा ध्यान स्पाइस बोर्ड और FSSA जैसी सरकारी एजेंसियों पर ले जाता है, जिनका काम ही फूड सेफ्टी सुनिश्चित करना है।
अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। जब ये विवाद बढ़ा तो भारत की फूड सेफ्टी एजेंसी FSI ने कहा कि उन्हें मसालों की जांच करने में 20 दिन का समय लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सोर्स बताते हैं कि एक आम नागरिक ने खुद से सैंपल भेजा और प्राइवेट लैब से सिर्फ 4 दिन में रिपोर्ट हासिल कर ली। अब इतना बड़ा अंतर कई सवाल तो खड़े करता ही है। और कहानी में एक और मोड़ आता है। ठीक इसी विवाद के बीच 8 अप्रैल 2024 को FSSAI एक और हैरान करने वाला फैसला लेती है। वो कुछ कीटनाशकों के लिए जो अधिकतम सीमा थी उसे अचानक 10 गुना तक बढ़ा देती है। अब इस कदम के बचाव में FSSAI का तर्क था कि ये फैसला बाहर से आने वाले खाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से तालमेल बिठाने के लिए किया गया। लेकिन सोर्सेज इस तर्क पर सवाल उठाता है। उनका कहना है कि विकसित देश तो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए नियमों को और सख्त बनाते हैं, ढीला नहीं करते। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक आम ग्राहक होने के नाते आखिर किया क्या जा सकता है। देखिए, सोर्स कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाता है, जैसे जहां तक हो सके ताज़ा सामान खरीदें, अगर बजट इजाज़त दे तो ऑर्गेनिक चीज़ें चुनें। हालांकि यहाँ भी एक पेच है। सोर्स ये भी बताता है कि भारत के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी अमेरिका और यूरोप सवाल उठा चुके हैं, तो सीधे किसानों से खरीदना या किसी प्रोडक्ट पर शक होने पर उसका खुद से लैब टेस्ट करवाना भी एक रास्ता हो सकता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारी थाली का खाना हजारों मील दूर से आता है और हर देश के नियम इतने अलग हैं, तो हमारी सेहत की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये कंपनियों की है, सरकार की, या फिर ये जिम्मेदारी अब हम सबको खुद ही उठानी होगी?